फिल्म की शुरुआत में हम अमाया नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो एक केस के सिलसिले में कोर्ट आती है। साथ ही वो 9 महीने की प्रेग्नेंट भी है। पर जब वो उस आदमी के पास जाती है जिसका ये केस है तो उसे वो आदमी बाथरूम में मृत दिखाई देता है जिसने आत्महत्या कर लिया था। तब अमाया को उसके पास एक नोट मिलता है जिसमें टार्टालो लिखा हुआ था। दरअसल टार्टालो एक ऐसा क्रीचर का नाम है जो छोटी लड़कियों को खाया करता है और जो भी उस क्रीचर की पूजा करते हैं वो अपनी बच्चियों को उसे सौंप देते हैं जिन्हें खाकर वो उनकी इच्छा पूरी करता है। वहीं अमाया टार्टालो का नाम सुनकर घबरा जाती है और अचानक ही अब उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ वो एक लड़के को जन्म देती है। और अब ऐसे ही देखते देखते 4 महीने गुजर जाते हैं। अब 4 महीनों के बाद अमाया फिर से अपने काम पर लग जाती है और सबसे पहले एक पादरी के पास आती है जिन्होंने उसे केस को हल करने के लिए बुलाया था। दरअसल कुछ लोगों ने चर्च के अंदर कुछ हड्डियां फेंकी थी जिसके जरिए वो लोग चर्च के प्रति अपना गुस्सा दिखाना चाहते थे, लेकिन आखिर वो लोग कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों किया है यही जानने के लिए पादरी ने अमाया को बुलाया है, जिस पर अमाया इस केस को अपने हाथों में लेने के लिए मान जाती है। फिर अगले सीन में कैदी चिल्ला चिल्लाकर अमाया का नाम ले रहा होता है और जब गार्ड वहाँ आता है तो उसे एक नोट देकर कहता है कि ये नोट अमाया को दे देना। इसलिए अब अमाया बाकी साथियों के साथ उस नोट में बताई गई जगह पर जाती है जहाँ उन्हें उस कैदी की पत्नी का शव दिखाई देता है जिसकी एक हाथ को काट दिया गया था। साथ ही उसके कपड़ों पर भी एक नोट होता है जिसमें भी टार्टालो लिखा हुआ था, जो देखकर अमाया दंग रह जाती है। लेकिन जब तक वो उस कैदी से कुछ सवाल करती इससे पहले वो भी जेल में आत्महत्या कर लेता है। अब अमाया अपने एक साथी को उस कैदी के बारे में जानकारी निकालने को कहती है ताकि पता लगा सके कि वो कैदी कौन था, जिसके बाद अमाया अपने पति और बेटे के साथ इसी शहर में शिफ्ट हो जाती है जहां उस कैदी की पत्नी का शव मिला था, क्योंकि अमाया का बचपन भी इसी शहर में गुजरा है। तब अमाया को उसकी गार्ड अपना खानदानी घर दिखाती है ताकि वो उसे खरीद सके, इसलिए अमाया अपने पति के साथ उस घर को देखने आती है जो घर उसे काफी पसंद आता है क्योंकि वो बचपन में अक्सर यहाँ आया करती थी। तब वो अपनी आंट से गार्डन की देखभाल करने वाले आदमी के बारे में पूछती है जो पहले यहाँ काम करता था, जिस पर आंट बताती कि उसकी पत्नी के मृत्यु के बाद से उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वो अपना सारा समय अकेले में बिताया करता है। अब अमाया गुफा के पास आती है जहाँ से कुछ सालों पहले पुलिस वालों को कई सारे बच्चों की हड्डियां मिली थी और ये गुफा उसी जंगल के पास है जहाँ उस कैदी की पत्नी का शव मिला था। तब वहाँ उसके बाकी साथी भी आ जाते जिन्हें तलाशी लेने पर वहाँ की दीवारों पर भी टार्टालो लिखा हुआ मिलता है। फिर अगले सीन में अमाया को हॉस्पिटल से फोन आता है जहाँ उसे बताया जाता है कि उसकी माँ सैरा ने फिर से हॉस्पिटल के एक स्टाफ पर हमला कर दिया। दरअसल अमाया की माँ पागल है इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। साथ ही वो बचपन में अमाया को बहुत मारा पीटा करती थी और अब भी वो उससे नफरत करती है। वहीं अमाया जब हॉस्पिटल आती है तो उसे जमीन पर उस स्टाफ के खून से टार्टालो लिखा हुआ मिलता है, इसलिए अमाया सीसीटीवी फुटेज चेक करती है कि उसकी माँ से कौन कौन मिलने आता था। तब फुटेज में उसे एक अनजान इंसान दिखाई देता है जो सैरा से उसका बेटा बनकर मिलने आया करता था, जबकि अमाया का कोई भाई ही नहीं है, जो जानकर वो दंग रह जाती है और अब उसे भी अपनी माँ पर शक होने लगता है कि हो ना हो वो भी इस टार्टालो वाले केस से जुड़ी हुई है। फिर अगले सीन में अमाया अपनी 2 बहनों से मिलती है जो उसे सुझाव देती कि अब हमें माँ को चर्च द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए क्योंकि उस चर्च के पादरी हमारी माँ का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं है कि और ज्यादा समय तक हम प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे संभाल पाए। इसलिए अब ना चाहते हुए भी अमाया उनकी बात मान जाती है। इसलिए सबसे पहले उस पादरी से आकर मिलती है जहाँ पादरी उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ को चेक किया जिनकी दिमागी संतुलन के साथ साथ उसके ऊपर शैतान का भी साया है, क्योंकि जांच करने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी शैतान से जुड़ी हुई है और उसके लिए काम भी करती है, जो जानकर अमाया हैरान हो जाती है। लेकिन उसे अभी थोड़ा थोड़ा इस बात पर विश्वास होता है कि पादरी सही कह रहे हैं, क्योंकि बचपन में वो बिल्कुल शैतान की तरह उसे और उसकी बहनों को मारा करती थी, मानो वो उनसे कुछ गलत चीजें करवाना चाहती हो। वहीं अमाया सब कुछ चेक करने के बाद उसकी माँ को किसी
से ना मिलने देने की शर्त रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने साथियों के साथ उन सारे लोगों के बारे में जानकारी निकालने लगती है जिनकी तारतलाव नाम के साथ आत्महत्या हुई थी, क्योंकि उसे शक था कि किसी ने उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। साथ ही वो सभी एक ही शहर के थे। तब उस शहर की जानकारी निकालने पर उसे पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले उस शहर में एक आदमी आया था जो ये पता लगाना चाहता था कि उस टाउन में ऐसे कितने लोग हैं जो विचक्राफ्ट करते हैं। तब उसे 1000 से ज्यादा लोग विचक्राफ्ट करने वाले मिले थे, जो उसके लिए काफी बड़ा आंकड़ा था। साथ ही उस आदमी का सरनेम सैलाज़ार था, जो कि अमाया का भी है, जो जानकर उसके होश उड़ जाते। पर अब थकान के कारण जैसी अमाया की आंख लगती है उसे एक सपना आता है और सपने में वो छोटी अमाया को देखती है जिसे उसी की हमशक्ल किसी चीज के लिए चेतावनी दे रही थी, लेकिन अगले पल उसका साथी उसे जगा देता है। फिर अमाया के पास उसके साथी आते जो उसे खबर करते कि हमने जो चर्च से मिली हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाया था उसकी रिपोर्ट आ गई है, जिसमें लिखा है कि उन हड्डियों का डीएनए तुम्हारे डीएनए से मिलता है। हो सकता है वो तुम्हारी बहन हो। जो जानकर अब अमाया को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं थी। अब पुलिस वालों को एक लड़का मिलता है जो चर्च में हड्डियां फेंकने के रूप में पकड़ा गया था। वो अमाया को समझाता है कि मुझे इस काम के लिए एक अनजान इंसान ने भड़काया जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। वहीं अब अमाया अपनी आंट से अपनी माँ के बारे में पूछती है कि क्या उन्हें जुड़ा बेटी हुई थी, लेकिन इसके बारे में उनकी आंट को कुछ भी पता नहीं होता। पर वो उसे उस डॉक्टर के बारे में बताती है जिसने सहरा की डिलीवरी की थी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सहरा प्रेग्नेंट होती है, जिसने अभी अमाया को जन्म भी नहीं दिया है। तब उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को जन्म देना चाहती है। जिसके बाद ये सीन फिर से प्रेजेंट में मुड़ जाती है, जहां माया उस डॉक्टर से मिलने आती है जिसने सहरा की डिलीवरी की थी। लेकिन वहां आने पर उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। पर उसकी बहन से अमाया को पता चलता है कि अमाया की एक जुड़वा बहन भी थी, जिसे बचपन में उस डॉक्टर की बहन ने और सहरा ने मिलकर मार दिया, क्योंकि वो डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई थी। और इस तरह से वो अपना जीवन कभी खुशी से गुजार नहीं पाती और लोग भी उसका मजाक उड़ाते, जो जानकर अब अमाया के होश उड़ जाते कि उसकी माँ ने अपनी बेटी को डिसेबिलिटी के कारण मार दिया, जो अमाया के लिए काफी दुखद खबर होती है। फिर इसके बाद अमाया वहाँ से अपनी जुड़वा बहन की कब्र के पास आती है, लेकिन वो कॉफिन उसे खाली मिलती है जिसके अंदर उसकी बहन की हड्डियां नहीं होती, क्योंकि उसी हड्डियों को उस लड़के ने चर्च में फेंका था। फिर रात को खाते समय अमाया की बहन उसे बताती कि हमारी माँ की एक दोस्त भी थी जिसका नाम फ्लोरा था, लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद ही उसने हमारी माँ से दोस्ती तोड़ दी। पर आखिर इसके पीछे वजह क्या थी वो मैं नहीं जानती। फिर अगले दिन अमाया अपनी माँ से मिलने आती है, जहाँ दोनों के बीच एक कांच लगा होता है। लेकिन जैसे ही सहरा अमाया को देखती है वो काफी डरावनी स्माइल देती है, जिससे घबरा कर अमाया वहाँ से चली जाती है। वो अब अपनी माँ की दोस्त फ्लोरा से मिलने आती है, जहाँ वो उससे सहरा के साथ दोस्ती तोड़ने का कारण पूछती है, जिस पर फ्लोरा बताती कि जब सहरा ने तुम्हें जन्म भी नहीं दिया था तब हम दोनों एक योगा क्लास जाया करते थे, जहाँ हमारी मुलाकात एक आदमी से हुई जिससे सहरा की दोस्ती हो गई। पर वो आदमी विचक्राफ्ट करने वाला था, जिस पर वो काफी ज्यादा भरोसा भी करता था और उसी के जरिए वो लोगों को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए उकसाने लगा, जिससे काफी लोग उसके साथ हो गए। पर जब उसने लोगों से इंसानों का बलिदान मांगा तो मैंने उस ग्रुप को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन सहरा ने उस ग्रुप को नहीं छोड़ा और उसी वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। अमाया अब उससे उस इंसान का नाम पूछती है, लेकिन फ्लोरा साफ मना कर देती है कि इससे मेरी जान को खतरा होगा, क्योंकि मुझे आए दिन उस ग्रुप के द्वारा जान से मारने की धमकी मिलती रहती है। अब इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सहरा अमाया और उसकी जुड़वा बहन को जन्म देने के बाद उन दोनों की हत्या करने की कोशिश करती है, जैसे कि उस विचका वाले आदमी ने उससे करने को कहा था। लेकिन जब तक वो अमाया को मारती इससे पहले वहाँ अमाया के पिता आकर उसे बचा लेते, पर वो अपनी दूसरी बेटी को बचा नहीं पाते। फिर इसके बाद सहरा अपनी बेटी की मृत शरीर को उस विचका वाले आदमी को सौंप देती है, जैसे उस आदमी ने उसे कहा था। आप प्रेजेंट समय में अमाया अपनी माँ से फिर से हॉस्पिटल मिलने आती है, लेकिन वहाँ उसे सहरा कहीं नहीं दिखाई देती।
तब डॉक्टर्स उसे बताते कि हमारे एक डॉक्टर ने उसे सीटी स्कैन के लिए ले गया है, पर फिर सीसीटीवी चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो सहरा का बेटा बनकर उसे मिलने आया करता था, और अभी वो फायर एग्जिट के जरिए सहरा को हॉस्पिटल से ले गया। इस पर अब पुलिस वाले उस डॉक्टर के घर की तलाशी लेने लगते जो सहरा को अपने साथ ले गया, और जब वो उसका फ्रिज चेक करते तो वो सभी ये देखकर दंग रह जाते कि उसके फ्रिज के अंदर इंसानों के शरीर के टुकड़े हैं, जिनमें उस कैदी की पत्नी का हाथ भी शामिल था। वहीं माया उस डॉक्टर द्वारा लिया गया सहरा के साइकियाट्रिस्ट सेशन देखती है जहां दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और उनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। तब उस डॉक्टर के सरनेम से अमाया को याद आता है कि ये सरनेम उसी इंसान का सरनेम है जो उसकी आंट के खानदानी घर के गार्डन की देखभाल किया करता था, जिससे अमाया को समझ आ जाता है कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसी गार्डन की देखभाल करने वाले इंसान का बेटा है जो उस ग्रुप का हिस्सा भी है जिसके बारे में फ्लोरा बता रही थी, और उसकी माँ भी उसी ग्रुप में शामिल है जिसकी मदद से वो डॉक्टर कर रहा है। तब आगे के सेशन सुनकर अमाया को पता चलता है कि सहरा को माया के बच्चे के बारे में पता चल गया है, और अब वो उसे भी मारने की कोशिश करेगी, जिसे मारने ही उसकी माँ उस डॉक्टर के साथ निकली है, जो जानकर अमाया एकदम घबरा जाती है। इसलिए वो तुरंत अपने बच्चे को बचाने निकल जाती है, पर घर काफी दूर होने के कारण वो अपनी बहन को घर जाने को कहती है ताकि वो उसके बेटे को बचा सके। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचती उसकी माँ अमाया के बेटे को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। अब अमाया को जब पता चलता है कि उसकी माँ उसके बेटे को लेकर भाग गई तो वो एकदम परेशान हालत में भागते हुए उसी गुफा के पास आती है जहाँ उसे वो डॉक्टर और सहरा दिखाई देते। वहीं उसकी माँ उसके बेटे पर रिचुअल कर रही होती है। तब अमाया सीधे उस डॉक्टर पर गोली चला देती है, पर जब अमाया अपनी माँ से कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, तब सहरा को समझ आ जाता है कि अमाया को बेटा हुआ है ना कि बेटी, और ये रिचुअल सिर्फ बेटी से ही पूरा होता है। इसलिए वो रिचुअल करना बंद कर देती है और अमाया को धमकाते हुए वहाँ से भाग जाती है कि मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद अब उस डॉक्टर को पुलिस स्टेशन लाया जाता है क्योंकि उसके घर में मिले शरीर के हिस्से में उसका सलाइवा लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि वो डॉक्टर पागल है जो उन शरीर के हिस्सों को खाया भी करता था। साथ ही उन्हें यहाँ ये भी पता चलता है कि ये वही इंसान है जिसने हड्डी फेंकने के लिए उस लड़के को उकसाया था। इसलिए अब उसे मेंटल हॉस्पिटल में डालने की तैयारी की जाने लगती है। तो वहीं माया अपने बाकी बहनों के साथ अपनी जुड़वा बहन की हड्डियों की मदद से उसका अंतिम संस्कार कर देती है, जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन अब भी आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये मूवी क्या बताना चाहती है। इसमें वैसे कुछ सवाल अब भी अधूरे हैं जिन्हें इस मूवी के अगले पार्ट के लिए छोड़ दिया गया है, पर जितना हमें इस मूवी से पता चला उससे हम ये समझ सकते हैं कि सहरा एक शैतान ग्रुप का हिस्सा थी जो तातलो नाम के शैतान की पूजा करते थे, और वो शैतान पैदा हुए बच्चों को खाया करते थे। साथ ही उसकी पूजा करने वाले लोग उसकी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बच्चियों का बलिदान देते थे, जिस तरह सहरा ने उस योगा क्लास में मिले आदमी के कहने पर किया। लेकिन भाग्य से इसमें अमाया तो बच गई, पर उस विचक्राफ्ट का शिकार उसकी बहन हो गई। साथ ही वो डॉक्टर मेंटली अनस्टेबल था जो उस तातालो ग्रुप का हिस्सा भी था, जिसने उन सारे विक्टिम्स को आत्महत्या करने पर बहकाया जिन्होंने अपने बच्चियों का बलिदान तातालो की पूजा करने के लिए दिया था, क्योंकि मरने के बाद उनके पास ये तातालो का नोट मिला था। लेकिन आखिर ये खेल कब खत्म होगा और ग्रुप का लीडर कौन है, साथ ही सहरा कहाँ गई, इसकी जानकारी शायद हमें इसके अगले पार्ट में मिलेगी जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जो जैसी रिलीज होगी मैं आपके लिए उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।